नमस्कार। वाईसीटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग सेकेंड चैप्टर पे मापतौल और उसकी पद्धति पे उसके ऑब्जेक्टिव और थ्योरी पढ़ रहे थे। आज उसी में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव उसका हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं जो वाईसीटी की बुक में दी गई है, और जो रिपीटेड क्वेश्चन थे हम उनको एक ही बार लिए हैं, और इस तरह से हम लोग वो वाईसीटी की जो सेकेंड चैप्टर है उसको पूरा कवर कर लिए हैं। जो उसमें बच गया है जैसे एंगल मेजरमेंट और उसके टूल्स, तो हम लोग अगले टॉपिक में जिसमें हम मापक पढ़ेंगे, माप यंत्र पढ़ेंगे, उसमें हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग उसकी सिर्फ पद्धत और उसके मात्रक और उसके कन्वर्जन के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उसी में जो हम लोग की जो कुछ थ्योरी बच गई थी, जैसे श्यानता, दाब, गेज प्रेशर और ऊष्मा, तापमान और बल, भार, ये सब जो बच गए हैं हम लोग आज उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पे। हम लोग इसका कल डिफिनीशन देखे थे कि बल क्या होता है। यानी कि बल वह ऐसा कारक है, फैक्टर है, जो किसी वस्तु के वर्तमान पोजीशन में उसको चेंज कर सकती है या चेंज करने की कोशिश कर सकती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई ये पेन रखी गई है, तो उसको अगर हम एक धक्का दें, पुश दें, इसको अगर हम थ्रो करें तो ये बाहर फेंक जाएगी। या तो फिर कोई भारी वस्तु है, जैसे कोई दीवार है, तो उसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं अपने स्थान से मूव नहीं करेगी। ठीक, यानी कि हम उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये फर्ट है, फोर्स ही क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है उसकी वर्तमान स्थिति, यानी कि जो पोजीशन में वो खड़ा है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति को परिवर्तित कर देता है या करने की कोशिश करता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। और इसकी जो मात्रक होता है, एसआई में न्यूटन होता है और एमकेएस में केजीएफ होता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसका मतलब है कि इसको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी जरूरत होती है, या यूं कहें परिमाण के साथ साथ इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ बल बल बराबर हो जाएगा। और इसको जो न्यूटन के गति विषयक जो तीन नियम है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये जड़त्व को परिभाषित करता है। जड़त्व को परिभाषित इस प्रकार करता है कि अगर कोई वस्तु जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बने रहने का प्रयत्न करती है। ठीक, ये जड़त्व का नियम हो गया। सेकेंड नियम क्या कहता है, यहाँ से हमें बल की परिभाषा मिलती है। जैसे हम अभी बताए थे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के वर्तमान स्थिति को बदल सकता है या बदलने की सॉरी कोशिश कर सकता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। यहाँ से उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यह जड़त्व को परिभाषित कर रहा है। और दूसरा नियम गति विषयक का होता है कि जो इनर्शिया फोर्स है, यानी कि जो जड़त्व बल है, वो जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहे हैं उसके बराबर होती है, बट दिशा में विपरीत होती है। यानी हम यहाँ से हमें बल का फार्मूला प्राप्त होता है, एफ इक्वल टू द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ से ये अगर ये यम है, एक्सीलरेशन ए है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर यम ए। ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूटन। ठीक, यम क्या होता है, ये केजी में होता है मास, और एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ चुका था, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन। इसी को न्यूटन बोला जाता है। ठीक, और इसका जो प्रेजेंटेशन होगा, सिंबल होता है न्यूटन का, कैपिटल एन होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी कि एफ बराबर एम ए, और इसका मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन कहते हैं। ठीक, अगर हम यहीं पे जो ए की वैल्यू है, एफ इक्वल टू जो एम ए है, अगर ए को हम जी कह दें, जी यानी कि इसकी वैल्यू को फिक्स कर दें, जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, तो अगर जी की वैल्यू फिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यम इंटू जी। यम अगर 1 kg आप रख देते हैं, ठीक,
और जी की वैल्यू आप 9.81 ये इतना होती ही है, हम लोग जानते ही हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9.81, ये क्या हो जाएगी, ये केजीएफ में, इसकी यूनिट क्या होगी केजीएफ। यानी कि हम जी की वैल्यू अगर फिक्स कर, ए की वैल्यू फिक्स कर दें और वो जी के बराबर कर दें, तो जो बल का मात्रक होगा वो केजीएफ में आ जाएगा। ठीक, और यह जो 1 केजीएफ होगा ये एम के एस यूनिट में हो गई, एम के एस, ये एम के एस यूनिट में होगी। और 1 एम के एस अगर हम यहीं पे एफ की वैल्यू 1 न्यूटन रख दें, एफ इक्वल टू 1 न्यूटन लिख दें, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो 9.81 केजीएफ है, ठीक, ठीक, तो बल बराबर हमारा हो गया m इंटू ए, एम केजी में, ए न्यूटन, ए हो गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसकी यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन बोलते हैं। अगर हम इसी को ए की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम फिक्स कर दें, ए एम इंटू इसी ए की वैल्यू को अगर हम जी लिख दें, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण लिख दें, एम को 1 kg मान लिया जाए और एक्सेलरेशन 9, गुरुत्वीय त्वरण 9.81 होता है, तो हो जाएगा ये 9.81 न्यूटन। ये एफ क्या हो जाएगा, ये केजीएफ हो जाएगा, एफ किस में हो जाएगा केजीएफ, यानी कि केजीएफ यूनिट हो गई। तो 1 kgf बराबर क्या हो जाएगा, 1 kgf बराबर, यानी यहीं पे हम लिख सकते हैं, इसलिए 1 kgf, यानी कि 1 किग्रा का बल कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो 1 kgf बराबर हो जाएगा 9.81 न्यूटन। ठीक, तो ये बहुत बार पूछा गया है कि 1 kgf इक्वल टू कितना होता है, 1 kgf, यानी कि 1 किग्रा फोर्स बराबर हो जाएगा आपका 9.81 न्यूटन। ठीक, ये हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 kgf बराबर 9.81 न्यूटन। और बल कैसा है, बल एक सदिश है, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको, सदिश राशि है, मात्रक इसका न्यूटन, किसमें एसआई में, और सीजीएस में डाइन, सीजीएस में, और एमकेएस में क्या हो जाएगा केजीएफ, केजीएफ किग्रा फोर्स। ठीक, ये किस में हो जाएगा एमकेएस में, एमकेएस में। ठीक, बल एक सदिश राशि है, मात्रक इसका न्यूटन होता है, सीजीएस में डाइन होता है, एमकेएस में केजीएफ होता है, और यहाँ पे 1 kgf, यानी कि 1 किग्रा फोर्स बराबर कितना होता हो जाएगा 9.81 ये न्यूटन। ठीक, इतना आप लोग इस फोर्स के बारे में जानना आपको जरूरी है, इतना, यानी कि हम लोग को ये जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है ये यही है। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग भार, भार यानी वेट। वेट क्या होता है कि कोई पिंड पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ जिस बल के साथ, यानी कि अगर ये मान लेते हैं ये अर्थ है और अर्थ का ये सेंटर है, ठीक, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको जिस बल के साथ अपने केंद्र की तरफ इसको खींचेगी अर्थ, जिस बल के साथ खींचेगी उसी को भार बोला जाता है, उसी को वेट बोला जाता है। ठीक, तो भार बराबर, अगर इसको हम W से रिप्रेजेंट करें तो भार बराबर क्या हो जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट को, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो उसका द्रव्यमान m है,
यम, और जिस बल के साथ खींचे यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या होता है पृथ्वी का, जी होता है, तो जी के साथ यानी कि भार क्या हो जाएगा यम इंटू जी। और जी क्या है, जहां जहां जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और इसकी वैल्यू कहाँ होती है अधिकतम 9.81, ठीक, कहाँ होती है ध्रुवों पे, ठीक, इक्वेटर पे सबसे मिनिमम होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपने तरफ यानी अपने केंद्र की तरफ जिस बल के साथ यही यही भार होता है, जिस जिस बल के साथ अपनी तरफ आकर्षित करती है उसी को भार बोला जाता है, उसी को वेट बोला जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यम द्रव्यमान का है तो पृथ्वी अपनी तरफ किस बल के साथ आकर्षित करेगी उसको, m इंटू जी, यानी कि यम और जी का मल्टीपल जो होगा वही वेट होगा, यम इंटू जी। इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से, ठीक। भार में इतना हम लोग को याद रखना है, भार कोई भार वह बल होता है जिस बल के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, ठीक। और यहाँ पे जी होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट है, तो हम लोग संवेग देख लेते हैं। संवेग यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का टोटल मोशन यानी कि उसकी कुल गति, यानी कि उसका मास प्लस उसकी वेलोसिटी मिला करके संवेग बनती है। यानी कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, गुणनफल यानी संवेग P इक्वल टू एम इंटू भी, ठीक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यम का मात्रक केजी, वी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक। यह भी कैसा है, यह सदिश राशि है, सदिश राशि है, मतलब इसका कि इसको इसको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, ठीक। तो मोमेंट जिस वस्तु का ज़्यादा है यानी कि उसमें एनर्जी ज़्यादा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से किसी अन्य ऑब्जेक्ट के साथ टकरा सकती है, ठीक। यानी कि जिस वस्तु की मोमेंटम यानी कि संवेग अधिक है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होती है। फिर अब एक इसी के आगे है आवेग। आवेग भी हम लोग कल देखे थे थोड़ा सा। आवेग यानी कि इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आवेग क्या होता है, बल और समय का गुणनफल होता है, यानी कि कोई भी बल जो छोटे समय के लिए कार्य करता है उसी को आवेग बोला जाता है, ठीक। तो आवेग बराबर आवेग आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल गुणे समय, ठीक। बल एफ, समय टी, एफ क्या होता है यम इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी यानी कि समय। यम क्या हो जाएगा, यम अगर हम इसको मात्रक बोलें तो केजी हो जाएगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और समय सेकेंड हो जाएगा। एक समय से एक समय कट जाएगा, ठीक। और फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आवेग है और संवेग है इसकी दोनों की मात्रा, दोनों की जो यूनिट है वो सेम है, ठीक।
यानी कि आवेग का मात्रक और संवेग का मात्रक, आवेग आवेग का मात्रक बराबर संवेग का मात्रक। तो पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी दो राशियां हैं जिनका मात्रक समान होता है। संवेग का मात्रक। ठीक, तो यहीं से हम लोग एक और चीज निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। अगर हम इसको फोर्स निकाल लें तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एफ इंटू ए, ठीक, इंटू समय टी। तो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, यानी आवेग, आवेग, और यहाँ से एफ निकालेंगे तो आई अपान क्या हो जाएगा, आई अपान टी, सॉरी ये यम, यहाँ पे एफ इंटू टी लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू आई अपान टी। ठीक, आई अभी देखे थे हम लोग किसके बराबर था, संवेग के बराबर था ये, यानी कि यम डी भी संवेग में परिवर्तन, डी भी अपान डी टी। ठीक, सॉरी, अगर डी टी की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम कर दिया जाए, यानी कि बहुत कम कर दिया जाए, तो देख रहे हैं जब ये बहुत कम होगा तो जो फोर्स होगा बहुत अधिक हो जाएगा, यानी कि जो एफ है बहुत कब अधिक हो जाएगा, कब, जब टी की वैल्यू बहुत कम कर दिया जाए। यानी कि जो क्षणिक समय के लिए जो संवेग में परिवर्तन होता है, यानी कि बहुत कम समय में जो संवेग में परिवर्तन होता है, उसके द्वारा जो आवेगी बल होता है, इम्पल्सिव फोर्स होता है, बहुत लार्ज मात्रा में एक्ट करता है, जिसकी सहायता से अन्य कार्य किए जाते हैं। जैसे टरबाइन का चलाना, टरबाइन चला करके बिजली जो बनाई जाती है, घुमाई जाती है, तो टरबाइन के जो ब्लेड को घुमाया जाता है वहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स ही कार्य करते हैं, जिससे वो टरबाइन टरबाइन का रोटर रोटेट करने लगता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्राप्त होने लगती है। इसका एग्जाम्पल और होता है, जैसे क्रिकेट की बॉल को कैच करना या बल्ले से टकराना इत्यादि उसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आवेग हो गया, संवेग हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं सदिश राशि, अदिश राशि हम लोग कल देख लिए थे। ठीक, तो जो अब बचा है कार्य देख लेते हैं अब हम लोग। कार्य यानी वर्क, वर्क। अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो कार्य करते हुए बल अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में परिवर्तन कर दे, ठीक, तो ये कहा जाएगा कि वह बल कार्य कर रहा है। अगर वह बल किसी वस्तु के पोजीशन में परिवर्तन बिल्कुल नहीं करने में सक्षम नहीं है, यानी कि परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, तो ये कहा जाता है कि कोई कार्य नहीं हुआ। यानी कि अगर कोई बल कार्य कर रहा हो और अब बल की दिशा में ही, यानी कि जो जिस डायरेक्शन में बल कार्य कर रहा है उसी दिशा में उसमें दूरी विस्थापन हो, उसी को कार्य बोला जाता है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि बल और बल की बल की दिशा में बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन या इसी को कई बार लंबवत दूरी के नाम से भी देता है। बल की दिशा में लंबवत दूरी, बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल होता है। ठीक, यानी कि कार्य क्या होता है, बल और बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन का गुणनफल होता है। ठीक, यानी कि कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, विस्थापन या इसको दूरी भी कहते हैं।
तो फोर्स इंटू, अगर हम इसको विस्थापन को डी से लिख देते तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी हो जाएगा। एफ क्या होता है, न्यूटन, और डी क्या होता है, मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर, ठीक? न्यूटन मीटर, इसी को क्या बोला जाता है, अथवा जूल। इसका सिंबल जूल का क्या होता है, कैपिटल जे, ठीक? बल, बल इंटू बल की दिशा में जो लंबवत दूरी होती है उसी का गुणनफल कार्य होता है। कार्य का मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल एसआई सिस्टम में। और अगर सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइन, सीजीएस में फोर्स का मात्रक डाइन, तो डाइन, और ये दूरी किस में ली जाती है सीजीएस में, सेंटीमीटर में, तो डाइन सेंटीमीटर, ठीक? इसका ये मात्रक हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को अर्ग बोला जाता है, अथवा आर अर्ग। जैसे यहाँ पे वो जूल बोला गया तो यहाँ पे अर्ग बोला जाता है। अर्ग, ई आर जी, ई आर जी, अर्ग, ठीक? और एक अर्ग बराबर का होता है, यानी कि हम जूल लिख लेते हैं, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक? यहाँ पे लिख देते हैं एक जूल, एक जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये इंपॉर्टेंट है, एक जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है, ठीक? ये एसआई सिस्टम है, ये एमकेएस यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट है, अर्ग, ठीक? नेक्स्ट है या नेक्स्ट है अपना ऊर्जा, ठीक? ऊर्जा यानी कि कार्य, जैसे हो गया, अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की, यहाँ ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, ठीक? ये सब ऊर्जा के ही फॉर्म है। तो यहाँ पे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा की बात करेंगे। सॉरी। तो यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल इनर्जी, मैकेनिकल इनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और सेकेंड क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक? दोनों ही ऊर्जा का फॉर्म है। फर्स्ट होती है स्थितिज ऊर्जा, सेकेंड गतिज ऊर्जा, ठीक? यानी कि दो प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा किस क्या होती है, यानी कि कोई भी वस्तु पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पे है, यानी कि हम पृथ्वी सरफेस को एक रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, और उसके ऊंचाई से जी उस सरफेस से कोई वस्तु जितनी ऊंचाई पे हो, ठीक, उसी में जो ऊर्जा होती है, यानी कि वह उस वस्तु को उस पृथ्वी तल से ऊपर उठाने में जो हम कार्य करते हैं, या जो कार्य ऑलरेडी हो चुका है उसमें वो स्थिति निहित हो जाता है, यानी कि उसमें समाहित हो जाता है। तो उसी ऊर्जा को हम लोग स्थिति ऊर्जा के नाम से जाना जाते हैं, यानी कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति, यानी कि धरातल धरातल से उसकी किसी ऊंचाई पे जाने पे जो ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है, उसी को स्थिति ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसी वस्तु की विशेष स्थिति। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है स्थिति ऊर्जा,
स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये किसके कारण होती है? किसी ऑब्जेक्ट की पृथ्वी तल से जो विशेष स्थिति होती है, यानी कि वो कितना ऊंचाई पे है, तो जो उस ऊंचाई तक ले जाने में, उसमें ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है। यानी कि किसी वस्तु के विशेष स्थिति के कारण विशेष स्थिति के कारण संचित ऊर्जा, ठीक, संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानी जाती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पीई। तो क्या हो जाएगा? विशेष, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यम द्रव्यमान का है तो उसको यच ऊंचाई पे, धरातल से यच ऊंचाई पे ले जाने में जो कार्य किया जाएगा कितना हो जाएगा? बल गुणित विस्थापन बल, यानी कि भार हो जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है तो हो जाएगा भार, भार गुणे विस्थापन या ऊंचाई, ठीक। भार क्या हो जाएगा? W, और विस्थापन अगर पृथ्वी के सरफेस से या ऊंचाई पे सेट कर रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं, तो ये W इंटू एच, डब्ल्यू क्या हो जाएगा? M इंटू जी इंटू एच। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा? mgh, और ये किस में हो जाएगा? जूल में, ठीक, ये जूल हो गया। यानी कि स्थितिज ऊर्जा किसी विशेष स्थिति के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? भार गुणे विस्थापन, यानी कि भार गुणे पृथ्वी के धरातल से जो ऊंचाई है उसके अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है वो उसमें संचित हो जाती है, यानी कि भार गुणे विस्थापन। तो W इंटू एच, और पोटेंशियल एनर्जी तब इसका फार्मूला हो जाएगा mgh। m द्रव्यमान हो जाएगा वस्तु का, g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और h पृथ्वी तल से जो उसकी ऊंचाई है, ठीक। दूसरी एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर, यानी कि काइनेटिक यानी कि गति, यानी कि कोई वस्तु जो गति की अवस्था में है तो जो उसमें ऊर्जा होती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका द्रव्यमान होगा, गति कर रही है तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो उस गति के दौरान जो उसमें ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो यदि द्रव्यमान यम है और वस्तु का वेग v है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, ये E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि वो उसकी जो वेग है, जो काइनेटिक और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है, वेग के स्क्वायर में वो चेंज होती है। यानी कि अगर वेलोसिटी में अगर आप वेलोसिटी 2 गुना कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर हम यहीं पे इसको देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट यानी कि वेलोसिटी को, ये जो v है उसको हम v1 कर दें तो हाफ क्या हो जाएगा? हाफ एम वी वन स्क्वायर, यानी कि 1 गुना। यहीं पे हम काइनेटिक एनर्जी को दूसरे दूसरे मतलब उसको चेंज करके देखें हम वेलोसिटी को, तो अगर वेलोसिटी को यहाँ पे 2 गुना कर दिया जाए, यहाँ पे v इक्वल टू v1 है, और यहाँ पे v इक्वल टू चेंज कर दिया जाए, v इक्वल टू हाफ, और द्रव्यमान को वहीं रखा जाए, तो v1 को अगर हम 2v1 कर दें, यानी कि 2 गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा? हाफ m, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4v1 स्क्वायर। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ से
कि अगर हम फर्स्ट मान लें और ये सेकेंड मान लें, तो फर्स्ट और सेकेंड से देख रहे हैं कि वेलोसिटी में 2 गुना का परिवर्तन करने पे जो काइनेटिक एनर्जी में कितने गुना का परिवर्तन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में 4 गुने का परिवर्तन हो रहा है। ठीक, अगर वेलोसिटी को आप 2 गुना चेंज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना चेंज हो जाएगी, 4 गुना चेंज हो जाएगी। ठीक, और द्रव्यमान और काइनेटिक एनर्जी में रेसिप्रो मतलब कि वो क्या होती है, समानुपाती रिलेशन होता है, जबकि वेलोसिटी में क्या होती है, पैराबोलिक रिलेशन होता है, यानी कि वो स्क्वायर के फॉर्म में वो चेंज होती है। ठीक, इसलिए जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक मतलब कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, और जबकि वेलोसिटी अगर अधिक हो रही है यानी कि जितना अधिक होगी उसके स्क्वायर में काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। ठीक, और यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होगा, जैसे हम लोग अभी संवेग पढ़े थे, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसका फार्मूला हो गया हाफ m, अगर हम यहाँ से एक भी निकाल लें m के साथ और एक भी को अकेला रख दें, तो हाफ mv को हम क्या पढ़े थे, संवेग पढ़े थे, मोमेंटम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट कर दें तो ये p इंटू वी हो जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ पी वी, यानी कि संवेग इंटू क्या हो जाएगा, सम हाफ संवेग इंटू वेग, यानी कि संवेग और वेग का जो गुणनफल है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, यहाँ भी उस ऊर्जा, वो ये भी ऊर्जा है या कार्य है, तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ऐसा यूनिट में। ठीक, काइनेटिक एनर्जी हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग शक्ति यानी कि पावर पावर को पढ़ते हैं। पावर यानी कि शक्ति, पावर क्या होता है, पावर यानी कि शक्ति आपकी कहा जाता है ना कि आपकी कितनी शक्ति है, यानी कि आप कितने समय में कितना कार्य कर सकते हैं, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। पावर बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क यानी कि कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, ठीक, इसी को कार्य बोला जाता है, इसी को शक्ति बोला जाता है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा पावर P इक्वल टू W/T, यानी कि कार्य करने की दर, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक, जूल पर सेकेंड, या इसी को क्या बोला जाता है, वाट। ठीक, कार्य का मात्रक जूल पर सेकेंड यानी कार्य करने की दर, इसी को एसआई यूनिट में वाट बोला जाता है, जूल पर सेकेंड को ही वाट बोला जाता है। और हम लोग इसका मात्रक देख लेते हैं, पावर P इक्वल टू कार्य कार्य अपन सेकेंड। ठीक, कार्य क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर अपन सेकेंड, यानी कि इसी को क्या बोला जाता है, जूल पर सेकेंड या वाट। ठीक, और हम लोग दूसरे फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं,
पावर पी इक्वल टू कार्य बटे समय यानी कि टी। कार्य को क्या हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी और समय टी। ठीक, तो यानी कि फोर्स को हम लोग सिंगल रहने देते हैं और डी और टी में रिलेशन देखते हैं। तो विस्थापन बटे जो समय होता है वो क्या होता है, विस्थापन बटे समय वेलोसिटी होता है यानी कि v। तो ये v हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, p इक्वल टू पावर p इक्वल टू एफ इंटू वेलोसिटी। यानी कि जो पावर होती है बल और वेग का गुणनफल होती है। ठीक, यानी कि पर सेकेंड जो कार्य किया जा रहा है वही तो हमारा शक्ति है। तो फोर्स हो गया और जो वेग हो गया, पर मीटर पर सेकेंड कितनी उस दूरी तय कर रहा है, ये वो विस्थापन हो गया, यानी कि पर मीटर किया गया कार्य हो गया ये। ठीक, अब नेक्स्ट है शक्ति के मात्रक। डिफरेंट यूनिट में इसके मात्रक देखेंगे। तो पहले मात्रक इसके शक्ति के, यहां से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है शक्ति के मात्रक से, यानी कि इसके कई मात्रक होते हैं। पहला हम लोग लेते हैं मीट्रिक। मीट्रिक मीट्रिक में, ठीक, मीट्रिक में यानी कि मीट्रिक में ही वाट होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीट्रिक में मात्रक मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट। ठीक, जूल पर सेकेंड या वाट हो गया। जूल पर सेकेंड या वाट, और इसी को हम लोग अगर लिखें तो 1 जूल पर सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, सीजीएस में लिख देंगे तो 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड। ठीक, या 1 जूल बराबर या 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 वाट बराबर 10⁻⁷ अर्ग। इसी को वाट बोला जाता है, ये वाट हो जाएगा, वाट, यानी कि 1 वाट बराबर 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अश्व शक्ति। दूसरा है अश्व शक्ति, यानी कि हार्स पावर। हार्स पावर यानी कि घोड़े की शक्ति। ठीक, तो ये फ्रांसीसी सिस्टम में है एचपी, यानी कि एफपी एफपी यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, यानी कि 550 पाउंड के वेट को 1 सेकेंड में 1 मीटर विस्थापित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही उसकी मीटरीय अश्व शक्ति होती है। ठीक, यानी कि एच पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 550 जो फुट पाउंड वेट है, यानी कि 1 फुट उसको विस्थापित करने में जो समय लिया जाता है उसी को 1 HP बोला जाता है, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक, यानी कि 550 फुट यानी 550 पाउंड के वेट को 1 फीट विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को अश्व शक्ति बोला जाता है। ठीक, इसका मात्रक एचपी यानी कि हार्स पावर होता है। और इसको अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें 1 HP बराबर मीट्रिक में एसआई में, तो क्या होता है ये 746 वाट। ठीक, 746 वाट, यानी कि 1 HP बराबर कितना होता है ये 746 वाट।
और फिर ये एक और इसका मात्रक होता है एम के एस सिस्टम, यानी कि मीटरी अश्वशक्ति। ठीक, 1 मीटर की अश्वशक्ति बराबर होता है 75 केजी मीटर पर सेकेंड। तो एक तीसरी होती है मीटरी अश्वशक्ति। मीटरी अश्वशक्ति की क्या होती है, 75 केजीएफ के भार को 1 सेकेंड में, अगर 1 मीटर आप विस्थापित कर रहे हैं, 1 सेकेंड में 1 मीटर विस्थापित कर रहे हैं, तो उसी को 1 मीटरी अश्वशक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर अब हम लोग देख लेते हैं उष्मा, हीट। एक और बचा है हम लोग का, हीट देख लेते हैं। उष्मा क्या होती है? उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो तापमान क्या है, यानी टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर, जब तक वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो हीट है, जो उष्मा है, वो टेम्परेचर कहलाती है। अगर वही उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकालकर किसी अन्य ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उसके से कम तापमान पे है, उसकी तरफ प्रवाहित होने लगती है, तो वही टेम्परेचर ऊर्जा में बन जाती है। यानी कि अगर कोई एक सोर्स है, एक मान लीजिए कि हॉट बॉडी है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे है, और एक कोल्ड टेम्परेचर पे है, यानी कि उससे कम टेम्परेचर पे है। ठीक, यानी कि इसको हम लोअर टेम्परेचर बोल देते हैं, लोअर टेम्परेचर। तो जब तक इसके अंदर है हीट, तो किसके फॉर्म में है, टेम्परेचर में, टेम्परेचर के फॉर्म में है। यहाँ पे भी कुछ न कुछ है, ये टेम्परेचर के फॉर्म में है। ठीक, यही ये हाई टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे है। तो ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ उष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक, यही सेकेंड लॉ, थर्मोगति थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ भी बताता है। ठीक, तो यहाँ से जो हीट निकल करके इसमें आ रही है, यही यहाँ से यहाँ के बीच में जो ऊर्जा का जो फॉर्म रहेगा, उसी को हीट बोला जाता है। हीट क्या है, ये एक एनर्जी है, इसलिए इसको ट्रांजिट कंडीशन भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि संक्रमित, यानी कि एक बॉडी से निकल करके दूसरी बॉडी में जब प्रवेश करती है, तो उसके बीच में जो उसके बीच में होती है, उसी के फॉर्म को हीट बोला जाता है। हीट यानी कि उष्मा ऊर्जा। ठीक, टेम्परेचर भी हम लोग ने देख लिया। टेम्परेचर जब तक हुआ, कोई गर्मी या ठंडी किसी ऑब्जेक्ट में जब तक है, उसको टेम्परेचर बोला जाता है। वहीं जब निकल करके दूसरी ऑब्जेक्ट में जाने लगे, तो उस जो पाथ में होता है, जिस रास्ते में होता है, उसी को हीट बोला जाता है। ठीक, और हीट का मात्रक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मात्रक क्या होता है, कैलोरी। उष्मा का मात्रक कैलोरी। यहाँ पे 1 कैलोरी बराबर क्या होती है, एक कैलोरी 1 कैलोरी बराबर 4.187 जूल। ठीक, या इसको किलो में बदल लेंगे, तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4 पॉइंट, अगर इसको हम लगभग वैल्यू में लिख देंगे तो 4.2 जूल। यानी कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो 4.2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जूल क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा है। और ये कैलोरी क्या है, ये हीट है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि वर्क है, यानी कि हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 किलो जूल होता है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलो जूल। ठीक, और हम लोग एक और देख लेते हैं, तापमान का स्केल, जो कैसे मेजर किया जाता है। अभी हम लोग टेम्परेचर देख लिए, अब टेम्परेचर का वो देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है विभिन्न स्केलों में मापने के लिए।
तो एक हम लोग जानते हैं सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट होता है, रोमर होता है, केल्विन होता है, रैंकाइन होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पे। तो सेल्सियस पे जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लिया जाता है वो कितना लिया जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस इस पे उबलने लगता है। तो यही स्केल जब बनती है तो हम लोग फार्मूला जो निकालते हैं, एक फार्मूला होती है P डिग्री, अगर कोई एक पॉइंट है सेल्सियस, P माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट अपान बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये हर एक स्केल के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक, यही मेन फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। क्या होती है? पी स्केल माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि उसका जो न्यूनतम तापमान होता है वो, और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उसका उबलांक बिंदु माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये हर एक स्केल के लिए कांस्टेंट होती है। फिर इसी के आधार पे हम लोग फार्मूला निकालेंगे। फिर ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं सेल्सियस में, देख लेते हैं डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0, ये किस में हो गया? सेल्सियस में हो गया। सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस लिख दे रहे हैं नीचे। ठीक, बराबर कांस्टेंट होगा तो सबके लिए हम लिख सकते हैं। फिर इसमें फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, माइनस इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसका जो सेल्सियस में जो जीरो तुल्य होता है उसमें 32 होता है, तो इसको 32 लिख लेंगे, -32 कर देंगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट को। फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 212। ठीक, -32, ये हो गया। ये फ़ारेनहाइट का हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हम यहाँ लिख देते हैं। फिर बराबर इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किसमें? रोमर में। तो डिग्री रूमर माइनस इसका कितना होता है? 80, इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लिया जाता है 80 डिग्री। ठीक, और कितना हो जाए इसका होता है 180 डिग्री, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, माइनस ये 80 हो जाएगा। ये किस में हो गया? डिग्री रूमर में। फिर केल्विन में देख लेते हैं इसको। केल्विन को के लिखा जाता है, माइनस इसका मिनिमम पॉइंट 273.15 अपॉन इसका 373 हो जाएगा, माइनस 373.15 माइनस 273.15। ठीक, ये किस में हो गया? केल्विन में हो गया। जब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे? डिग्री सेल्सियस अपान 100 बराबर F माइनस 32 अपान, ये कितना बच जाएगा? 180 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे आप तो डिग्री रूमर माइनस 80 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 100 बराबर केल्विन को देख लेंगे, -273 ही छोड़ देते हैं, उसको हम लोग राउंड फिगर में 1815 को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 100। ठीक, ये हम लोग का मेन फार्मूला हो गया, यही मेन फार्मूला होता है। ठीक, अगर हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखें, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन देखें तो क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस अपान 100 बटे F माइनस 32/180। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर दिया जाए तो 20 5 100 और 20 9 180, यानी कि C बटे डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर F माइनस 32/9, यानी कि ये इसका फार्मूला हो जाएगा डिग्री और
फ़ारेनहाइट में रिलेशन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये हमारी यही मेन फार्मूला होता है, इसके आधार पर पूरा कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, और उसको कहाँ से निकाला जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। उसका न्यूनतम यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें किसी स्केल की मालूम रहती है तो उसके आधार पर हम किसी भी 2 स्केलों में या 3 स्केलों में हम उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी के आधार पे -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होती है, वो यहीं से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक, यहीं से आप इसमें जब रख देंगे -40 डिग्री तो वो दोनों दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाता है। ठीक, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग देख लेते हैं थर्ड चैप्टर वो पढ़ा जाएगा, जो इसमें है मापक टूल और मापक यंत्र और टूल, यानी कि जिसमें इस रूल पढ़ेंगे, लीनियर स्केल पढ़ेंगे, यानी कि जो रेखी मापक यंत्र है वो, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हैं, यानी जैसे हो गया कैलिपर हो गए, डिवाइडर हो गए, या और हैंड टूल जो पंच वंच हो गए उनको पढ़ेंगे। ठीक, और जो एंगल मेजरमेंट है और उसके टूल हैं उन सब इत्यादि को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग ये ज़रूर बताना है कमेंट में कि हम लोग थ्योरी से स्टार्ट करें या फिर ऑब्जेक्टिव ही किया जाए। तो आप लोग कमेंट में आप ज़रूर अपने सुझाव आप दीजिएगा, उसी आधार पर हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे कि थ्योरी पढ़ना और ऑब्जेक्टिव पढ़ना दोनों सही रहेगा कि ओनली ऑब्जेक्टिव पढ़ना सही रहेगा। ठीक, धन्यवाद।